नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं। वो मध्य प्रदेश से आते हैं और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बेहिचक ये कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो एक ऐसे शुभंकर हैं, एक ऐसे एम्ब्लेम है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनाव से अगर जुड़ते हैं तो ये तय माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ी बढ़त के साथ सफलता हासिल करेगी। आप समझ गए होंगे, हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, राज्यसभा सदस्य अनिल माधव दवे जी। बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। करते हैं अनिल जी। नमस्कार। जैसा मैंने कहा कि चुनाव और उससे आपका जुड़ाव और सफलता, ये एक बड़ा रेयर रिकॉर्ड होता है। अगर राजनीति की हम बात करें, क्रिकेट में तो हमने देखा है कि बढ़िया रिकॉर्ड बनाने वाले कई प्लेयर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने देखा 2003 जैसा मैंने जिक्र किया और 2013। क्या लगता है आपको, क्या चुनाव कुछ आपकी बहुत रुचि का विषय है या आप चुनाव को बिल्कुल जीते हैं? और किस तरह से मैनेजमेंट और बूथ और ये तमाम चीज़ें, और अब तो आपके शुभचिंतक ये भी कहने लगे हैं पुस्तक लिखें आप। हाँ, अपनी जगह ये बात बिल्कुल सही है कि 2003, 2008 और 2013 ये अ, तीन विधानसभा के चुनाव और 98 का लोकसभा का चुनाव और 2004 का लोकसभा का चुनाव। 2004 में हमने 29 में से 25 सीटें प्राप्त की थी। विधानसभा के प्रकाश में वो कभी कभी छुप सा जाता है। चुनाव को मैं कम ज़्यादा मात्रा में वॉर मानता हूँ, युद्ध है। और जैसे युद्ध के जीतने और हारने में उसके सारे आयाम जुड़े रहते हैं, सारे पक्ष जुड़े रहते हैं, सारी तैयारियां जुड़ी रहती है। करीब करीब कुछ कुछ को वही स्थिति जो है वो हम्म, चुनाव में होती है। बस इतना है कि युद्ध के अंदर सामने दुश्मन होता है और चुनाव के अंदर सामने प्रतिद्वंदी होता है। प्रतिद्वंदी दुश्मन नहीं होता और दुश्मन प्रतिद्वंदी नहीं होता। दोनों की भाषा और शब्द अलग है, लेकिन आपको लड़ना उतनी ही ताकत, शिद्दत और पराक्रम के साथ होता है जैसा आप मैदान में लड़ते हैं। मुझे लगता है कि 2000 जितने भी चुनाव का मैं वर्णन कर रहा हूँ, इन सारे चुनाव के अंदर हम अच्छे से लड़े जी। और जीतने में और विजय प्राप्त करने की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक ऐसी फोर्स है जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, लेकिन उसमें मैं बहुत भरोसा करता हूँ। पॉलिटिक्स में थर्ड फ्रंट नकारा है, जी। लेकिन राजनीति से परे उठ करके अगर आप परिणामों की बात करेंगे तो तीसरी शक्ति जो है, प्रयत्न और पुरुषार्थ के बाद में जो अदृश्य शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जिसकी कृपा होना जरूरी है, यश उसी से मिलता है। तो ये जो यश है इसका कारण तो वो है। तो आप मानते हैं कि जिस तरह से प्रबंधन से आप जुड़े हैं राजनीति के, उसमें एक थर्ड फोर्स जो है, जो ईश्वर है, अदृश्य शक्ति है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए मददगार रहा है हमेशा से। हाँ बिल्कुल। जी। अदृश्य शक्ति, उसमें पूर्वज, उसमें अलग अलग प्रकार से संतों की कृपा। और चूँकि कम ज़्यादा मात्रा में हम जो कुछ भी करते हैं वो समाज और देश को ध्यान में रख के करते हैं, जी। तो उसकी चिंता करने वाली जो अदृश्य शक्तियाँ हैं वो स्वाभाविक रूप से मदद करती है। ऐसा मेरा मत है। आई मे बी रॉन्ग और राइट, जी। लेकिन मैं तो उसमें दृढ़ भरोसा रखता हूँ। जी। क्या पुस्तक लिखने का कुछ मन बन रहा है? क्योंकि चुनाव प्रबंधन पर कहा यह जाता है कि देश में किताबें नहीं हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे देश के अंदर चुनाव प्रबंधन को एक कांग्रेस के नेता के द्वारा मिसकोट करने के कारण उसका अर्थ बदल गया। लोगों ने तिकड़मबाजी को चुनाव प्रबंधन मान लिया, उसी संदर्भ में वो बातें बोली जाने लगी। लेकिन अगर बहुत गौर से देखा जाए तो अमेरिका और यूरोप के अंदर चुनाव को लेकर के, चुनाव के बाद में बहुत गहरे विश्लेषणों के साथ पुस्तकें आती हैं। वो इसलिए आती है कि उससे समाज को प्रबोधन भी होता है, समाज समझता भी है कि ये चुनाव कैसे लड़ा गया। मान लो मिस्टर ओबामा चुनाव जीते तो कैसे जीते, उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई। भारत के अंदर इस प्रकार की पुस्तकों का सर्वाधिक अभाव है। उस अभाव का एक बहुत बड़ा कारण कांग्रेस भी है। जी। कांग्रेस ने इस देश की राजनीति की दिशा सेट की और कांग्रेस के अंदर चुनाव प्रबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है वो चुनाव तिकड़म है, वो शगुफेबाजी है, वो मस्खरेबाजी है, वो
हर कुछ वो है जो सच नहीं है, उसके कारण उसका विषय की गंभीरता खत्म हो गई। जी। अन्यथा इतना जरूर है कि भारत की राजनीति एक नई दिशा चाहती है, और वो नई दिशा की तलाश में अगर ये पुस्तक कहीं आधार बनेगी तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा। मतलब उम्मीद की जाए कि आपकी अगली जो किताब होगी उसका विषय चुनाव प्रबंधन ही हो सकता है। हाँ, अभी तो यही मानना चाहिए, क्योंकि जी। जो मन में घुमड़ रहा है वो यही है। जी जी। आपको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी चुनाव प्रबंधन से जुड़ी एक जो टीम बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने, उसकी जिम्मेदारी भी दी गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप किस तरह से देखते हैं? मध्य प्रदेश आपका जाना समझा राज्य है। कार्यकर्ताओं की मैं बात कर लूँ, मध्य प्रदेश की भावभूमि की बात कर लूँ, राजनीतिक परिदृश्य की बात कर लूँ, आप सब समझते हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में लोकसभा एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर का एक मुकाबला हो जाता है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बिल्कुल नहीं है, ये कहने में हिचक नहीं है। ऐसी स्थिति में अनिल माधव दवे जी यहाँ किस तरह की एक अलग रणनीति देखते हैं और किस तरह से आगे बढ़ने की एक संभावना के साथ प्रयास जारी है? चुनाव के दो महत्वपूर्ण फ्रंट हैं। एक है आपका स्टार कैंपेनर कौन है, जी। दूसरा जो मूल लड़ाई है वो मतदान केंद्र पर है। मतदान केंद्र पर आपकी कुल ताकत कितनी है, टोटल पावर एट द पोलिंग बूथ जिसको कहते हैं। तो हमारा स्टार कैंपेनर तो बहुत अच्छे स्ट्राइकिंग रेट के साथ खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। रहा चुनाव प्रबंधन के अंदर जो महत्वपूर्ण इकाई है जहाँ सब कुछ निर्णय वहीं होना है, वो है मतदान केंद्र। मतदान केंद्र की संरचना को ठीक करने के लिए हम लोग वर्षों से लगे हुए हैं। हो सकता है किसी राज्य में हमारे पास नेता ना हो, लेकिन स्टार प्रचारक के कारण और जितना भी ताकत मतदान केंद्रों पे उपलब्ध है, इन दोनों का ठीक से समायोजन कर देने पर जो परिणाम आएंगे, उस परिणामों से अगर कभी आश्चर्य हो तो कोई नई बात नहीं है। जी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा किला है दवे साहब, जो कहा जाता है कि चाबी है एक तरह से केंद्र में सरकार बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश में आप कितने आशान्वित हैं? क्योंकि हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में ज़बरदस्त उत्तर प्रदेश में भी लहर देखी जा रही है, लेकिन फिर भी वहाँ आपकी पार्टी का कैडर उतना नहीं रहा है, काफ़ी कमज़ोर हुआ है कई वर्षों में बीते जो राजनीतिक हालात रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि एक अच्छा अंक आप हासिल करेंगे अगर लोकसभा सीटों की बात करें? सही है, अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कभी भी 272 प्लस नहीं हो सकते। 272 का मेजर शेयर जो है वो उत्तर प्रदेश है। जी। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश भी नहीं है, देश बहुत बड़ा है, जी। राज्यों की संख्याएं ज़्यादा हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश से हमारी अपेक्षा बड़ी है। जिस प्रकार का जनता का प्रतिसाद रैलियों में मिला है, और पार्टी नहीं है ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, वहाँ पे पार्टी है, ठीक है, हम सत्ता से कुछ समय से दूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता भी उतनी ही तड़फ रख रही है एक नए भारत के उदय के लिए, एक विकसित और विकासशील भारत से विकसित होकर के एक ताकतवर देश के उदय के लिए, जितना देश के अन्य हिस्सों में रखा जा रहा है। तो आने वाले चुनाव के अंदर उसको लेकर के परिणामों में वो बात दिखेगी, जी। ऐसा लगता है। जी जी जी। नरेंद्र मोदी जी की हम बात करें तो जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद एक नारा निकल कर सामने आया है मोदी साहब की तरफ से कि एक आम व्यक्ति हैं वो, एक ऐसे लड़के वो रहे हैं जिन्होंने ट्रेन में चाय बेची है। फिर चाय का एक कैंपेन भी पूरे देश में शुरू किया गया। भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतक और आलोचक दोनों ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये करने की ज़रूरत क्या थी। आप अपने विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विजन डॉक्यूमेंट बात कर रहे हैं, देश की नीतियों पर बात होनी चाहिए कि आम आदमी पर, चाय वाले पर, इन सब बिंदुओं पर बात होनी चाहिए? दिल्ली की जिस राजनीतिक पार्टी और व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके संदर्भ में कभी नरेंद्र भाई ने कुछ नहीं बोला। जी। और जो जीतने वाला होता है वो रणनीति खुद बनाता है, वो पहल करता है, वो लीड करता है, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं।
स्वाभाविक है कि इस देश की अधिसंख्य जनता गरीब है। स्वाभाविक है कि इस देश के अधिकांश लोग बहुत ही सामान्य वर्ग से हैं। तो पहली बार वो कांग्रेस का जो एक रॉयल कल्चर है, गांधी परिवार, जो तीन मूर्ति भवन से जन्म लेता है और इटली और मैक्सिको तक जाता है, उस परिवार के अंदर जो आर्थिक संपन्नता है और जो ताकत है, उसकी तुलना वो अपने चाय से कर रहे हैं। मैं आपके बीच में से हूँ, वो बड़े लोग हैं, इसमें दिल्ली की पार्टी कहीं नहीं है। गलती लोग यही कर रहे थे कि दिल्ली चुनाव के पहले उन्होंने इस व्यक्ति और व्यवस्था को अंडर एस्टिमेट किया और अब ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये दोनों गलत है। न अंडर करिए न ओवर करिए। फॉरवर्ड इतना मत आइए कि गेंद स्टंप पे सीधी चली जाए, बैक इतना मत आइए कि हिट विकेट हो जाए। मारने के लिए आपको एग्जैक्टली जहाँ खड़े होना हो खड़े रहिए और मारिए। क्रिकेट का और दुनिया के सारे नियमों, खेलों का यही नियम है कि इफ़ यू आर एट द राइट पोजीशन यू कैन मेक द गोल, आप गोल मार सकते हैं। तो उसको मैं ना अंडर एस्टिमेट करता हूँ ना ओवर एस्टिमेट करता हूँ। और बाकी तो 2-4-6 महीने में बहुत सारी चीज़ें तो आप मानते हैं कि ध्यान आ भारतीय जाएगी। जनता पार्टी उसी जगह खड़ी है जहां से उसको आगे बढ़ के गेंद को हवा में उछालना है, सीमा रेखा के बाहर भेजने के लिए? और कहीं ये भी ध्वनि आ रही है आपकी बात से कि प्रतिद्वंदी जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो सिर्फ कांग्रेस है और उसके अलावा वो किसी की तरफ नहीं देख रही है? बिल्कुल, कांग्रेस के अलावा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। बाकी जितने लोग हैं ये कांग्रेस के एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये कांग्रेस की मदद करते हैं, चाहे कोई भी हो, जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कम्युनिस्ट हो, ये आप पार्टी हो, ये सारे के सारे लोग अंतोगत्वा ये घुटना पेट की ओर मुड़ता है। ये सब कांग्रेस की ओर मुड़ते हैं। ये कितनी भी बातें कर लें, दिल्ली में सरकार वही बनाते हैं, सारे देश में यही करते हैं। तो ये कांग्रेस की बी टीम है। तो हमारी मूल लड़ाई जो हमारा विपक्ष कांग्रेस है उसी से है। जी, आप चुनाव को काफ़ी बेहतर समझते हैं, आपकी राजनीतिक समझ को भी सब जानते हैं, समझते हैं। एक एनालिस्ट के नाते अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें, क्योंकि गठबंधन की राजनीति अगर मगर की राजनीति होती है, 272 का जादुई आंकड़ा नहीं अगर आप छू पाते हैं, क्या दिल्ली की तरह आप पसंद करेंगे कि विपक्ष की जिम्मेदारी संभालें, या फिर गठबंधन के उस गणित का भी हिस्सा होना चाहेंगे जहां समायोजन, एडजस्टमेंट के जरिए अंक हासिल किए जाते हैं, उस तरफ आप बढ़ना पसंद करेंगे? पहली कोशिश तो हम कर रहे हैं 272 प्लस की। हम खुद उस हाफ वे मार्क को क्रॉस करना चाहते हैं जी। और हमारे सारे चुनाव अभियान के अंदर वो लोगों को दिख गया है। चुनाव परिणाम आने तक हम इसी दिशा में बढ़ते रहेंगे। चुनाव परिणामों के बाद में अगर ऐसा लगता है कि ये सब आंकड़ा पार नहीं हुआ, तब उस समय का विचार किया जाएगा। वैसे भी देश पिछले कुछ वर्षों से गठबंधन सरकारों के दौर में है। हम चाहते हैं कि हम एक स्थायी, मजबूत और प्रभावी सरकार दें, क्योंकि केंद्र के कमज़ोर होने से ही देश के अंदर अराजकता पैदा हुई है। वो सीमा, सरहद से लेकर के गांव, गली, नुक्कड़ तक हुई है, आर्थिक क्षेत्र से लगा करके खेत खलिहानों तक हुई है। इसको दूर करने का माध्यम अगर कोई है, यानी उसकी शुरुआत अगर हो सकती है, तो वो मजबूत विपक्ष और स्वतंत्र प्रदेशों की सरकारों से हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रयत्नरत है। ऐसी स्थिति में ये भी एक अभी सवाल हाइपोथेटिकल आप कह सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ही नेता रहेंगे पार्टी के, या फिर आप वहाँ भी देखेंगे समायोजन के लिए, या खुद नरेंद्र मोदी ये फैसला कर सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति है, उनके नाम पर सहमति नहीं बन रही है, तो कोई और हो सकता है? ये सब संभावनाओं पर आधारित प्रश्न है, तो मुझे लगता है संभावनाओं पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जी। आने वाले समय में जैसी स्थिति होगी, जैसा परिस्थितियां बनेगी, वैसा आकलन करेंगे, वैसा निर्णय करेंगे। जी, मध्य प्रदेश की तरफ मैं लौटता हूँ। मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर मैं बात करूँ, दावा किया जा रहा है कि 29 लोकसभा सीटें, तो छत्तीसगढ़ में दावा है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें,
क्या कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी? विद्यार्थी का अधिकार है कि वो 100 में से 100 अंक पाने की इच्छा रखे। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो 98 पे रुक जाता है तो उसको लगता है 2% और आना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इस प्रकार के क्लीन स्वीप की हमारी इच्छा रहेगी ही। हमने 2004 के लोकसभा चुनाव के अंदर 29 में से 25 सीटें प्राप्त की थी। तो हमारे इस स्वप्न का आधार है, हम हवा में स्वप्न नहीं ले रहे हैं। हमने 29 में से 25 लिए। गुना, छिंदवाड़ा और झाबुआ जी। ये हम क्रैक करना चाहते हैं, हम गिराना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं इन लोकसभा सीटों को। तो हम 29 के आसपास आ जाएंगे या 29 पे भी पहुंच सकते हैं। जी। और मुझे लगता है कि सफलता के लिए ये किलर इंस्टिंक्ट जरूरी है। गुना, झाबुआ और छिंदवाड़ा, यानी कांतिलाल भूरिया झाबुआ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से और कमलनाथ छिंदवाड़ा से। इसके लिए एक अलग स्ट्रैटेजी की भी दरकार होगी। क्या अनिल माधव दवे साहब का एक्सपर्टाइज इस्तेमाल होगा? और उसके लिए दिग्गजों को भी, उमा भारती का भी नाम चर्चा में रहा है, गुना से उनको उतारा जा सकता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की किलर इंस्टिंक्ट की आप बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे योद्धा भी आपको चाहिए जो इन कांग्रेस के बड़े लड़ाकों से, रणबांकुरों से टक्कर ले सकें? हम तो मतदाता को कहने वाले हैं, नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। और वो कैसे बनता है? वो कमल के बटन दबाने से बनता है। दबाओ, बीच की सारी लाइनें ख़त्म कर दो, सब खत्म कर दो। कौन, क्या, कहाँ, कैसा उम्मीदवार है। कमल का बटन और नरेंद्र मोदी, लाल किला और सरहद पे गूंजती हुई बंदूकें। बस आर्थिक रूप से संपन्न भारत ऐसे ही खड़ा होगा। तो हम सभी भारत के क्षेत्रों में कमल का बटन और नरेंद्र मोदी, इसके बीच की सारी कड़ियाँ कम करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। मैसेज एकदम साफ है, कमल का बटन और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। यही मैसेज आपको लगता है इसी में सबसे ज़्यादा अपील है और यही मतदाताओं के दिल तक पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा, क्योंकि जैसा मध्य प्रदेश के चुनाव में हुआ कि हमने कहा कमल का बटन और शिवराज सिंह, तो बीच की जितनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं उसका अपना महत्व है और वहीं रहना चाहिए, उसको हम मिटा भी नहीं सकते। लेकिन हम चाहेंगे कि इस समय, इस परिस्थिति में ये ही दोनों केंद्र हो जाएं। बटन कमल का दबाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाइए। जी जी जी। मध्य प्रदेश में तीसरी बार हैट्रिक हुई है सरकार की और बहुत बढ़िया मेजॉरिटी से सरकार बनी है। आपको लगता है प्रायोरिटी बहुत साफ है, विकास, गुड गवर्नेंस, ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक जो रोड मैप होना चाहिए विकास का, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश, जिसमें दुर्भाग्य से आप खुद बहुत रुचि रखते हैं, एक शिक्षाविद जैसी भूमिका भी आपकी हमने देखी है कि पढ़ना, अध्यापन, लेखन, इनसे आप जुड़े रहे हैं। इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम परीक्षा मंडल जैसे बड़े घोटाले मध्य प्रदेश को, पूरे देश में उसको शर्मसार करते हैं। आपको क्या लगता है? सड़क हो गया बढ़िया, बिजली पर काम बहुत बढ़िया ढंग से हुआ मध्य प्रदेश पर, औद्योगिक विकास की अपेक्षा है, और शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां मध्य प्रदेश में लगता है कि अभी तक वो फोकस में नहीं आ पाया। बात कम ज़्यादा मात्रा में शिक्षा को लेकर के, भर्ती को लेकर के जो तकलीफ हुई है, जो समस्या हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। हम उसमें सुधार भी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट, भर्ती का जो काम है, उसके अंदर गुणात्मकता में कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतोगत्वा पूरा जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनता है तो उसके अंदर ये सारे चुने हुए लोग ही महत्व रखते हैं। कमज़ोर अंग, कमज़ोर इकाइयाँ अंतोगत्वा कमज़ोर शरीर को बनाती है। उसमें जो कुछ घटा है और उसको नहीं घटना चाहिए था, इसको स्वीकार करते हुए हम उसको सुधारना चाहते हैं। गुड गवर्नेंस कहते ही इसी को है कि वो सारे पक्षों को ठीक करता है। ठीक बात है। उस दिशा में चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने माना है कि इनको कोशिश करने दी जाए, क्योंकि ये ठीक दिशा में कर रहे हैं। इसलिए तीसरी बार भी वो इतनी थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हमको सरकार बनाने को कहती है। एक मांग विपक्ष की तरफ से उठ रही है कि
व्यापम जो घोटाला है इसकी सीबीआई इंक्वायरी, अगर सरकार पाक साफ है पूरी तरह से, कहीं ये मान रही है कि उसका दामन इसमें दागदार नहीं है, तो उसको एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की तरफ जाना चाहिए। हालांकि एसटीएफ ने काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें उसकी सराहना भी हुई है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक ऐसी सरकार जो दावा करती है कि निष्पक्ष है, पारदर्शी है, उसको एक केंद्रीय जांच एजेंसी से भी मदद लेने की तरफ बढ़ना चाहिए? मैं प्रार्थना करता हूँ कि 10 साले जो पीछे के 10 साल बीत गए हैं उस तरह नहीं, आने वाले 5 सालों में कांग्रेस एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभाए। देयरफॉर वो KG1 KG2 में अभी सीख रहे हैं मुद्दे उठाना, विरोध करना, अपना मत रखना, तो उन्हें अपना मत रखने का अधिकार है, वो ऐसा करते रहें और थोड़ी सी मेहनत करें। कंफर्टेबल लग्जरियस पॉलिटिकल लाइफ बिताने के बजाय मैदानी सड़कों पे संघर्षरत जनता की आवाज़, सरकार की कमियों को गिनाने वाला विपक्ष बने जी, इसकी प्रार्थना करता हूँ। सीबीआई जांच की मांग आप मानते हैं कि कोई? मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ जी, कांग्रेस से। हाँ, कि कांग्रेस इसी प्रभावी भूमिका में आए। जी, कमज़ोर विपक्ष भी प्रजातंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक बात है, ये एक अहम बात है, क्योंकि ये कहीं सत्ताधारी दल को भी मगरूर बनाता है या फिर कहीं उसको उसकी भूमिका, उसकी रचनात्मक आलोचना से दूर करता है उसको। सरकार की प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो अब आपको क्या लगता है कि किस पर सरकार का मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के जो बुनियादी पहलू हैं उन पर काम आप कर चुके हैं, आपकी सरकार कर चुकी है, अब फोकस किन एरियाज पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए? समग्र विकास से स्वर्णिम मध्य प्रदेश, ये मूल फोकस है। किसी एक उंगली को अच्छा होने से या किसी एक अंग के स्वस्थ हो जाने से शरीर स्वस्थ नहीं होता, पूरा शरीर ही स्वस्थ होना चाहिए। अच्छी सरकार एक ताकतवर सशक्त प्रदेश और देश को जन्म देती है। इसलिए किसी एक पक्ष पे न जाते हुए मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी सरकार के जितने आयाम हो सकते हैं सारे आयाम अच्छे से हों, उसका विकास, उसका ठीक ढंग से उसमें काम हो, और जनतोगत्वा जो समाज का हिस्सा है यानी आम व्यक्ति है, साधारण नागरिक है, वो लाभान्वित हो और हर आदमी तक इस नहर का पानी पहुंचना चाहिए। वो विकसित होना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, वो जहाँ खड़ा है उससे 2 कदम आगे बढ़ता है। सरकार ने अपनी भूमिका निभा ली है। नदी और उसका संरक्षण आपका बहुत प्रिय विषय है और बड़ा आपका इसमें काम है, और नर्मदा से आपका बड़ा भावनात्मक जुड़ाव भी है, और नदी महोत्सव के ज़रिए आप एक मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं। अटल जी के सपने को साकार करने की दिशा में मध्य प्रदेश ने एक पहल की है, और दावा ये है कि देश में ये उन चुनिंदा पहलों में से एक है जो एक रेवोल्यूशन भी पैदा कर सकती हैं। शिप्रा और नर्मदा लिंक परियोजना जो है अभी सफलता इसमें मिली है और उज्जैनी तक पहुंच गई हैं, बड़वाह से नर्मदा। आप इस पहल को किस रूप में देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो सकता है और ये मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला भी हो सकता है? योजनाओं पे काम चल रहा है, अभी सब कुछ प्रायोगिक स्तर पर है। उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो जाना और उसके बाद में उसके लाभ प्राप्त होने के लिए हमें 10 साल विचार करना पड़ेगा जी। बहुत जल्दी इन सब बातों पर, इतनी जल्दी नदियाँ पुनर्जीवित नहीं होती। एक नदी से दूसरी नदी में पानी लाना ये बड़ा काम है, खूब पैसा लगता है, खूब ताकत लगती है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। उस दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार प्रयत्न कर रही है, तो अभी तक तो उसे सफलता मिली है, आगे भी मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि जो पानी पर काम करने वाले लोग हैं, जल विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि मध्य प्रदेश में खुद नर्मदा इस समय अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही हैं। ठीक है, उनमें बहुत करंट है, फ्लो है, लेकिन नर्मदा की जो स्थिति है और ख़ुद देवास के आसपास जिस तरह से औद्योगिक प्रदूषण है, नदियों पर भी आपको लगता है, क्योंकि ये आपके मन का काम है, एक आपको आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान करता है, क्या आपकी अपेक्षा भी है और आप कुछ ऐसी पहल भी करेंगे कि मध्य प्रदेश में नदियों के पुनर्जीवन, उनको प्रदूषण से मुक्त कराने का काम भी सरकार एक बड़े स्तर पर लेकर एक रोल मॉडल बने देश में? बिल्कुल होना चाहिए। मध्य प्रदेश की नदियों को स्वस्थ करने की दृष्टि से कुछ करने की आवश्यकता है।
लेकिन सरकार करे ये मेरा मत नहीं है। उस काम को समाज करे, सरकार उसमें सहयोग करे। सरकार करने जाएगी तो सरकारों से ये सब काम नहीं होते, ये सब काम समाज से होते हैं। समाज को आंदोलन का स्वरूप लेना पड़ेगा और सरकार उसके अंदर मदद करेगी और सरकार पीछे चलेगी, समाज आगे चलेगा। अगर ऐसा कुछ स्वरूप खड़ा हुआ तो बात बन जाएगी और हम देश के सामने एक मॉडल बन के खड़े हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के सांसदों से, आप खुद उसी कम्युनिटी से आते हैं, सांसद हैं, मध्य प्रदेश के विधायकों से, मध्य प्रदेश के पार्षदों से, मध्य प्रदेश के नगर पंचायत के प्रतिनिधियों से, क्या आप एक देखते हैं क्योंकि जनप्रतिनिधि ही जनता से जुड़े आंदोलन के लिए एक पहल करने वाला बहुत ताकतवर माध्यम होता है, अगर ये लोग अपने क्षेत्रों में एक सामाजिक अलख जगाएंगे तो शायद ये मुद्दा एक आंदोलन बने? हाँ, सांसद और विधायक को तो करना ही है, लेकिन मेरा कहना है ना कि सबको करना पड़ेगा। ये संभव नहीं है कि 15 लाख के शहर में वहाँ का कलेक्टर, एसपी, विधायक और सांसद ये 4 काम करने का सोचे और अपने पीछे 100-200 अनुयायियों की फौज लेकर के उस काम को कर डाले। ठीक बात है। नहीं, 15 लाख लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमको इस शहर का तालाब ठीक करना है, हमको यहाँ की नदी ठीक करना है, और सरकार कहेगी कि हाँ आप लोग करो, हम मदद करेंगे, हम आपके रोड़े हटाएंगे। ऐसा जब भी होगा और जो भी करेगा वो उस आंदोलन का स्वरूप खड़ा कर देगा। आप गुजरात में जाकर के देखिए, आज प्रति 100 व्यक्ति 3 तालाब हैं। वहाँ का टेबल जो नीचे जा रहा था प्रति वर्ष 4 मीटर की दर से ऊपर आ रहा है। क्यों? ये आप इसकी भूगर्भीय जल की बात कर रहे हैं? हाँ, भूगर्भीय जल की बात कर रहा जी। हूँ। वो तब आया ना कि जब आपने पानी को रोका, नदियों में रोका, तालाबों में रोका, पोखरों में रोका, सीम में रोका, सब जगह रोका, रोको रोको रोको, तो ये हो गया, पानी अंदर चला गया। ऐसे ही पानी अंदर जाने से सूखी हुई नदी बहने लग जाती। लेकिन ये कलेक्टर सोचे कि मैं कर दूंगा तो ये नहीं होने वाला, और विधायक सांसद सोचे कि हमारे करने से होगा, तो सॉरी। तो गुजरात का ये मॉडल ये भी बताता है कि वहाँ लोगों ने खुद इसके लिए लोगों ने किया जी। पूरा आंदोलन लोगों ने चलाया। सरकार ने पीछे से कहा कि भाई आपको क्या चाहिए ये हमसे ले लो, लेकिन आप इस आंदोलन को करो जी। देखिए परिणाम आ गए। और भी जगह देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे अन्य दूसरे भी कार्यक्रम हैं जिसको समाज ने हाथ में लिया, सरकार ने मदद की, तो आज सफलता मिल रही है। अनिल जी, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।